अच्छा, रेडियो एक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे। बेसिकली रेडियो एक्टिविटी आपके पास प्रोसेस ऐसा होता है कि कुछ हमारे पास एलिमेंट्स इस तरह से होंगे पीरियोडिक टेबल में, जो एलिमेंट्स अनस्टेबल होते हैं, और अनस्टेबिलिटी की वजह से वो कंटिन्यूस एनर्जी या पार्टिकल्स की फॉर्म में रेडिएशन एमिट करते हैं। ठीक है, तो वो प्रोसेस आपके पास रेडियो एक्टिविटी का प्रोसेस है। अगर आप डिफाइन रेडियो एक्टिविटी को, तो फिनोमिना ऑफ स्टेबल न्यूक्लियाई। तो बेसिक अगर रेडियो एक्टिविटी सर को ये हम, टॉपिक है। अच्छा ये न्यूक्लियर फिजिक्स को हमने स्टार्ट किया। न्यूक्लियर फिजिक्स में दो चैप्टर्स हैं, एक न्यूक्लियस से रिलेटेड है और रेडियो एक्टिविटी। तो पहले सही। रेडियो स्टार्ट किया क्योंकि न्यूक्लियस में वो सारी बेसिक इंफॉर्मेशन न्यूक्लियस से रिलेटेड है, जो ऑलमोस्ट आप केमिस्ट्री में कर चुके हो। ठीक है, तो वो इसको करने के बाद हम एक बार उसका रिव्यू कर लेंगे। ठीक है, तो रेडियो एक्टिविटी में हमारे पास सिंपल भी होगा कि अगर कोई भी न्यूक्लियस है अनस्टेबल, ठीक है, जिनका एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास जो है वो बहुत हाई होता है और वो अनस्टेबल होते हैं आपके पास पीरियोडिक टेबल में, तो उसमें से कंटिन्यूस आपके पास रेडिएशन एमिट होती हैं। रेडिएशन इन सेंस कि अगर हम सनलाइट की एग्जांपल लें, तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का चैप्टर किया है, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमने एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज और इंफ्रारेड रेज, तो वहां पर भी हमने रेडिएशन को जो है वो डिफरेंट इंटेंसिटी के साथ जो है वो डिस्कस किया था कि सनलाइट में भी आपके पास रेडिएशन होती है लाइट के साथ, और अगर मेटल को हीट करते हैं उसमें से भी रेडिएशन एमिट होती हैं। बाकी एक्स रेज और अल्ट्रा वायलेट वो तो है ही टोटल आपके पास रेडिएशन। तो कुछ आपके पास रेडिएशन ऐसी होती हैं कि जो बहुत हाई एनर्जी की फॉर्म में एमिट होती हैं, और कुछ आपके पास पार्टिकल्स फॉर्म में होगी। तो जब हम रेडिएशन की टाइप यहाँ पर मेंशन करेंगे, तो फिर हम उसमें देखते हैं कि किस तरह से आपके पास चेंज आता है। अच्छा, अब वो एमिट कर क्यों रहे हैं? ठीक है, अब क्योंकि वो अनस्टेबल है ना, तो जब तक वो अनस्टेबल है तो वो आपके पास एमिशन चलता रहेगा। जिस तरह आपके पास वाटर अगर बॉईल हो रहा है तो आप उसको कंटिन्यूसली एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, तो जिसकी वजह से उसमें मूवमेंट है। अगर आप वो एनर्जी देना बंद कर दो तो वाटर लेवल भी आपके पास स्टेल हो जाएगा। तो इसी तरह से ये जो अनस्टेबिलिटी है, ये तब तक अनस्टेबिलिटी रहेगी जब तक आपके पास वो स्टेबल स्टेट में ना आ जाए। तो वो तब तक रेडिएशन कंटिन्यू रहेगी जब तक वो स्टेबल स्टेट में आपके पास नॉर्मल आकर इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। ठीक है। अच्छा, अब कौन से आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो रेडियो एक्टिव होंगे एलिमेंट्स? तो आपके पास जो एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, टेबल में देखोगे तो ऑल एलिमेंट बी ऑफ लेड, लेड का symbol जो आप यूज करते, सारे एलिमेंट्स जो आपके पास लेड और उसके बाद यूज किए जाते हैं आपके पास पीरियोडिक टेबल में, तो वो सब एलिमेंट्स आपके पास रेडियो एक्टिव, उनके अनस्टेबल होंगे और वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होंगे, वो रेडिएशन एमिट कर सकते हैं। और ये जो हम रेडिएशन की बात करें, तो रेडिएशन की आपके पास या ये कह सकते हैं कि functions होती हैं, उनमें से एक आपके पास एक, और आपके पास बीटा, और थर्ड आपका गामा। सर ये क्या टाइप है? अब ये डिफरेंट तरह की रेडिएशन है, और ये रेडिएशन की अच्छा।
और ये रेडिएशन हमारे पास प्रोसेस में इंक्लूड होंगी। और हमने ये देखना है कि इनमें डिफरेंस क्या है, कि ये तीन कैटेगरीज क्यों बनती हैं, इसमें ऐसा डिफरेंस क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। और अब दूसरी चीज ये कि हमें पता चल गया कि ऑल एलिमेंट्स बियॉन्ड लेड जो होंगे वो सब रेडियो एक्टिव होंगे। और रेडिएशंस की तीन टाइप आ गई। अब एक चीज और, एक क्वेश्चन और ये है कि आपके पास अगर कोई एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, लेट सपोज हम इसमें यूरेनियम एलिमेंट लेते हैं, और वो हम कहते हैं कि वो अनस्टेबल है। अब वो रेडिएशन एमिट कर रहा है, तो क्वेश्चन ये है कि वो अल्फा करेगा, बीटा करेगा, गैमा करेगा, या कोई दो एक एट अ टाइम भी एमिट कर सकता है, या तीनों भी एट अ टाइम कर सकता है। तो आपके पास इसमें प्रोसेस ये होता है कि एक कंपलसरी नहीं है कि एक टाइम में एक ही रेडिएशन एमिट हो। कुछ एलिमेंट्स एक टाइम में दो रेडिएशन भी एमिट करते हैं, कुछ आपके पास एक टाइम में तीन भी करते हैं। ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर जो है वो स्पॉन्टेनियस का वर्ड यूज किया, और स्पॉन्टेनियस के साथ ये रैंडम भी होता है। अब ये जो स्पॉन्टेनियस का वर्ड यहाँ पर यूज किया है, ये भी इम्पोर्टेंट है। स्पॉन्टेनियस का जो मीनिंग है, अच्छा, अब जो स्पॉन्टेनियस की यहाँ पे टर्म लिखती है, सिंपल प्रोसेस भी, एमिशन ऑफ रेडिएशंस भी लिख सकता था मैं, लेकिन यहाँ पे स्पॉन्टेनियस का वर्ड यूज किया है। तो स्पॉन्टेनियस का वर्ड यूज करने का यहाँ पे रीजन ये है कि आपके पास यहाँ पर जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, रेडिएशन की बात करें, तो रेडिएशन जब एमिट होगी हमारे एटमॉस्फेयर में, तो फिर यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर की भी बात होगी। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि स्पॉन्टेनियस में कोई इफेक्ट नहीं होता आपके पास एलिमेंट पे, ना तो प्रेशर का ना आपके पास टेम्परेचर का, मतलब कोई एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं उनका इफेक्ट आपके पास न्यूक्लियस पे नहीं होता। ठीक है। तो बाय। कंडीशन, एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से आपके पास कोई चेंज नहीं आएगा। और इनमें एग्जाम्पल करते हैं, हम प्रेशर की बात करते हैं, तो टेम्परेचर और प्रेशर से इस पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इसका मतलब है कि हम इंडिपेंडेंट यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टी स्टडीज करेंगे, क्योंकि इसमें यहाँ पर आपके पास कोई एक्सटर्नल उसका चेंज और इफेक्ट है ही नहीं। तो एक चीज आपके पास थोड़ा सा और इजी हो जाएगा कि हमें इसके एक्सटर्नल फैक्टर्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, और वो वाली बात कि क्या रेडिएशन एमिट कर सकते हैं, तो कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूँ, ताकि जब बाद में आप इसको स्टडी करो तो आप बार रिकॉल भी हो जाए। अब जैसे अगर एक एलिमेंट की एग्जांपल हो, अच्छा रेडॉन आपके पास एलिमेंट है, और रेडॉन जो है वो सिर्फ, ये सिर्फ अल्फा पार्टिकल एमिट करता है। ठीक है। इसी तरह से अगर एक और एलिमेंट यहाँ पर पास सोडियम, और इसकी अगर आप बात करो, तो ये अल्फा और गैमा, ये दो तरह की रेडिएशन एमिट करता है। ठीक है। और इसी तरह से फिर हम थर्ड अगर बात करें, तो हम बात करें प्लूटोनियम में बीटा, गैमा, तीनों तरह की रेडिएशन एमिट होती है। ठीक है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अरे ये भी ग्रुप्स हैं, मतलब टाइप्स हैं ये भी? बेसिकली ये एलिमेंट्स है, रेडॉन, थोरियम, प्लोटियम। तो अब अच्छा आपने कुछ एलिमेंट्स के नाम पढ़े होंगे, वो बहुत बेसिक बेसिक थे, ऑक्सीजन, कार्बन और उसके क्लोज क्लोज। अब ये क्योंकि अनस्टेबल हैं, ये लेड के बाद स्टार्ट होते हैं, तो उसमें से बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होंगे जिसका नाम आप पहली बार, मतलब यूज हम पहली बार उसको कर रहे होंगे। उससे पहले आपने उसमें अपने किसी कैलकुलेशन में या उसमें यूज नहीं किया होगा। सही ठीक है। है।
तो ये सारे एलिमेंट्स के सिर्फ नाम रेफरेंस के लिए लिखे हैं, आपको ये याद नहीं रखने। सिर्फ ये इसलिए आपको यहाँ पर मेंशन कर दिया ताकि एक चीज और क्लियर हो जाए आपको, कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं या जो एमिशन होता है, वो एमिशन आपके पास हर तरह से पॉसिबल है। एक सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, तीनों तरह की पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें, तो अल्फा बीटा गैमा की आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं। उन प्रॉपर्टीज को कंपेयर कर लेते हैं हम, कि वो प्रॉपर्टीज किस तरह से होंगी। अच्छा, हम यहाँ पर लेफ्ट साइड पे प्रॉपर्टीज को मेंशन करेंगे, और राइट साइड पे हमारे पास तीन कैटेगरीज होंगी, अल्फा बीटा और गैमा। अल्फा, ठीक है। अब हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, और इन तीनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को कंपेयर करना है। तो इनकी प्रॉपर्टीज को कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमें कंपेयर करनी है वो है इनका सिंबल, गैस की नेचर। अच्छा, अगर नेचर की बात करें, तो नेचर का मतलब ये है कि अगर हम अल्फा को अल्फा लिख रहे हैं, तो इसका मीनिंग क्या है, इसमें आपके पास जो है वो रेडिएशन किस तरह से एमिट होगी। तो अगर इसके एमिशन की बात की जाए, तो इसमें जो एमिशन होगा अल्फा में, वो हीलियम न्यूक्लियस के इक्वल होगा। ठीक है। अच्छा, हीलियम के बारे में तो आपने पढ़ा होगा, हीलियम का जो मास और एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास होता है, वो इक्वल होता है 2, और एटॉमिक मास 4। तो इसका मतलब ये है कि जब अल्फा रेडिएशन की बात होगी, या अल्फा आपके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से एमिट हो रहा होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि जब उसमें से कोई पार्ट एमिट होगा, तो वो इक्वल होगा एक हीलियम न्यूक्लियस के। ठीक है, मतलब वो हीलियम न्यूक्लियस जितना मास जो है वो अपने न्यूक्लियस से एमिट करेगा। ठीक है। जिस तरह अगर आपके पास, लेट सपोज इसको आप 1 kg कंसिडर कर लो, तो 100 kg में से 1 kg हर बार एमिट होगा, 1 kg, 1 kg, 1 kg। ठीक है। तो इसी तरह से जो भी उसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास होगा उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, तो उसमें से एट अ टाइम जब भी एमिशन होगा, तो वो एमिशन हीलियम न्यूक्लियस के इक्वल होगा, अगर वो अल्फा रेडिएशन एमिट कर रहा है तो। ठीक है। और इसी तरह से अगर आप बीटा की बात करोगे, तो बीटा में आपके पास, तो इसका मतलब ये है कि उसमें से सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, उसमें से एमिट होगा अगर बीटा रेडिएशन है। और अगर गैमा की बात करें, तो गैमा हमने पहले भी पढ़ा था कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती हैं, इसमें नहीं होगा, सिर्फ एनर्जी कम होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। और सिंबल्स तो आप इनके पहले मार्क कर चुके हो, अल्फा के लिए हमने ड्रॉ किया था इनके, और बीटा के को एक्सटेंड करना, और गैमा में आर की, इनको एक्सटेंड करके ड्रॉ कर लो, तो ये इनके सिंबल्स आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम इनके चार्जेस की बात करें, नेक्स्ट आएगा चार्ज। अब अगर चार्ज की बात की जाए, तो अब चार्जेस में अगर अल्फा की बात करें, तो अल्फा में आपके पास यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि उस पे हीलियम एटम है, तो हीलियम आपके पास जो है वो +2, और एटॉमिक मास उसका +4 है। तो यहाँ पर जो चार्ज होगा इस पे, विल बी इक्वल टू +2। बीटा की अगर हम बात करें, तो वो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का सिंबल आपको पता है, इलेक्ट्रॉन -1।
और अगर गैमा की हम बात करें तो गैमा तो सिर्फ रेडिएशंस हैं, तो गैमा पे कोई चार्ज नहीं होता। पर जीरो। क्लियर यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन? कोई भी पार्ट डिफिकल्ट हो या कोई बात समझ ना आए बीच में आप पूछ लो, कोई इशू नहीं है। क्लियर सर। स्टेशन किसी का भी प्रॉपर्टी हमने कहीं अप्लाई नहीं किया, कुछ कहीं यूज नहीं करना देखा अभी, सिर्फ हम इनको डिस्कस कर रहे हैं। अब पेनिट्रेशन की अगर हम बात करें तो पेनिट्रेशन, लेट सपोज अगर एक अल्फा पार्टिकल है, अगर आप एग्जांपल लो टेनिस बॉल, फुटबॉल, मार्बल और एक बुलेट की एग्जांपल लो, तो इन सब में से कौन ज्यादा इजीली पेनिट्रेट करता है? एक फुटबॉल है, टेनिस बॉल और मार्बल और बुलेट, तो कौन सबसे ज्यादा पेनिट्रेट करता है? फिर डिपेंड करता है क्या बुलेट आप शूट कर रहे हैं। हाँ, अब देखो जो जो हमने एग्जांपल्स लिए ना, उनको आप उन्हीं की रियल लाइफ की एग्जांपल, जैसे फुटबॉल है उसको किसी ने किक किया, टेनिस बॉल है उसको किसी ने हिट किया, मार्बल को भी हिट किया और बुलेट को फायर किया, तो बुलेट जो है वो सबसे ज्यादा पेनिट्रेट करेगी, राइट? जी। ठीक है, सबकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है, सबका यूज डिफरेंट है, इसी तरह से अल्फा बीटा और गैमा भी जो है, इन सब की भी प्रॉपर्टीज अब डिफरेंट है, तो सबकी पेनिट्रेशन पावर भी फिर उसके अकॉर्डिंग होगी। और एक चीज और कि अगर आपके पास ऑब्जेक्ट हैवी हो, ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा, ऑब्जेक्ट हैवी है, तो उसे पेनिट्रेट करने के लिए आपको उतनी ही फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। जिस तरह अगर आप थंबपिन की एग्जांपल लो, हमने प्रेशर में भी पढ़ा था कि थंबपिन को अगर आप बोर्ड में फिक्स करते हो तो आपको इतना ज्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना पड़ता, उस पर इतनी फोर्स अप्लाई नहीं करनी पड़ती, वो इजिली पेनिट्रेट हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि जितना हम मास इंक्रीज करेंगे, उसको पेनिट्रेट करवाने के लिए उतनी ही फोर्स चाहिए होगी। ठीक है, तो इसलिए पेनिट्रेशन पावर जो है वो गैमा की सबसे ग्रेटेस्ट होती है, क्योंकि उसका मास नहीं है वहां पर, उस पर चार्ज नहीं है, वो सिर्फ रेडिएशन है, तो रेडिएशन आपके पास इजीली पास हो सकती है। ठीक है, तो जब हम पहले अल्फा के लिए लिखेंगे तो अल्फा की सबसे लीस्ट होगी, क्योंकि अल्फा सबसे हैवी है। ठीक है, तो होगी लीस्ट पेनिट्रेशन पावर, और बीटा में जो है वो ग्रेटर होगी इससे, ग्रेटर देन अल्फा। और अगर आप गैमा की बात करो तो गैमा की सबसे जो है वो ग्रेटेस्ट होगी। ठीक है, अच्छा, अब इनकी पेनिट्रेशन पावर को अगर कंपेयर करना हो तो उनके कंपैरिजन के लिए कुछ एलिमेंट्स में यहाँ पर लिख देता हूँ। जैसे अगर हम अल्फा की बात करें तो इजीली एक पेपर से भी स्टॉप। ठीक है, मतलब अगर रेडिएशन एमिट हो रही है, आप एक पेपर रख दोगे तो वो स्टॉप हो जाएगी, रेडिएशन वहां से आगे नहीं मूव करेंगी। और इसी तरह से अगर बीटा की हम बात करें तो पेनिट्रेट करेगी तो ये से स्टॉप होगी। इसके लिए आपको एट 20 मिलीमीटर थिक शीट चाहिए होगी ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल। ठीक है, तो 20 मिलीमीटर आपके पास थिकनेस की एल्यूमिनियम फॉइल होगी, तो उससे बीटा रेडिएशन स्टॉप हो जाएगी। और फाइनली अगर हम गैमा की बात करें तो गैमा के लिए हमें स्ट्रॉन्ग मटेरियल यूज करना पड़ेगा, क्योंकि गैमा की पेनिट्रेशन पावर हाई है, तो उसको हमें करने के लिए स्टॉप आप लेड या कंक्रीट यूज करोगे। फिर हम लेड ही करेंगे, तो लेड आपके पास जो है वो बेस्ट मटेरियल होगा टू स्टॉप गैमा रेडिएशन। ठीक है, और अब आयनाइजेशन की बात की जाए
आयनाइजेशन पावर। अच्छा, आयनाइजेशन पावर की अगर हम बात करें तो आयनाइजेशन पावर अब ग्रेटर होगी अल्फा में, क्योंकि अल्फा एलिमेंट है और क्योंकि आयनाइजेशन करना इजी है, उसका मास ज्यादा है, उसका चार्ज ज्यादा है बाकी सब उनमें कंपैरिजन में। तो अल्फा में आपके पास आयनाइजेशन का प्रोसेस इजी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसका चार्ज ग्रेटर है, उसका मास ग्रेटर है। तो यहाँ पर जो अल्फा की आयनाइजेशन पावर होगी, तो हाईएस्ट। और सेकंड अगर हम बीटा की बात करें तो इसकी आयनाइजेशन पावर। और थर्ड अगर हम गैमा की बात करें तो सबसे उसकी लीस्ट आपके पास आयनाइजेशन। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ओके, अब यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है, आयनाइजेशन को कंपेयर कर लिया। अब बस कुछ दो तीन प्रॉपर्टीज और हैं, उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद हम इनकी रेंज की बात करें। अच्छा, आयनाइजेशन, पेनिट्रेशन चार्ट और जो नेचर है, अभी तक ये जितने हमने लिखे हैं ये इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में एमसीक्यूज और क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। ठीक है, अभी जो हम इसकी रेंज लिख रहे हैं, तो रेंज के बारे में कोई स्पेसिफिक नहीं पूछेगा आपसे। उसमें बस ये मटेरियल पूछा जाएगा, पेपर, एल्यूमिनियम, स्टॉप बाय लेड, जो पेनिट्रेशन में लिखा है। ठीक है, तो वो नहीं पूछा जाएगा रेंज के बारे में। तो हम पहले इसकी। तो स्पीड को अगर हम कंपेयर करते हैं तो स्पीड सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अल्फा की, तो अल्फा की स्पीड आपके पास इक्वल होती है 4.6 मीटर पर सेकेंड। और सेकेंडली अगर हम बात करते हैं बीटा की, तो बीटा की जो स्पीड होती है वो क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट होती है। क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट। और अगर हम थर्ड गैमा की बात करें तो गैमा की स्पीड जो है वो आपको पता है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तो वो स्पीड ऑफ लाइट के ही इक्वल होती है। और स्पीड ऑफ है वो सी की वैल्यू सी इंटू 10 टू द पावर मीटर पर सेकेंड। और अब हम इसकी दो हैं उन्हें भी कंपेयर कर लेते हैं, फिर प्रॉपर्टीज वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब स्पीड के बाद अगर हम देखें तो इसका इफेक्ट होगा। ठीक है, अगर आप इसे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करो, क्योंकि दो एलिमेंट्स तो ऐसे हैं जिन पे चार्ज है, एक एलिमेंट ऐसा है जिस पे कोई चार्ज नहीं है। तो अगर हम इसकी डिफ्लेक्शन की बात करें, डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर हम अल्फा, बीटा, गैमा को करते हैं बाय वन या एट अ टाइम मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो उसमें क्या चेंज आएगा? अब सबसे पहले अल्फा की बात करें तो अल्फा पॉजिटिव है। तो लेट सपोज अगर हम पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के लिए फिर हमें वो लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना पड़ेगा जो कि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में किया। तो वो तो हमें पता है कि हम लेफ्ट हैंड रूल से उसकी वो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक की बात करें तो अल्फा किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा? अल्फा पॉजिटिव है। अल्फा किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होना चाहिए अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें?
तो अल्फा आपके पास पॉजिटिव है, तो वो डिफ्लेक्ट होगा टूवर्ड नेगेटिव चार्ज प्लेट। और इसी तरह से अगर हम बीटा की बात करें तो डिफ्लेक्ट बीटा नेगेटिव है। और थर्ड उसकी बात करें तो थर्ड उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी, गैमा पे कुछ, तो फील्ड का इफेक्ट नहीं हो। ठीक है। और बस अब इसका लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो की इक्वेशन। अच्छा, अब इसकी इक्वेशन की अगर हम बात करें तो इक्वेशन में हमने अभी पहले लिखा कि अल्फा जो है वो हीलियम एमिट करेगा, और बीटा जो है वो एक इलेक्ट्रॉन, और गैमा जो है वो सिर्फ एनर्जी। तो अब इनकी इक्वेशंस इस तरह से होगी। अगर हम सबसे पहले अल्फा की लिखें तो लेट्स सपोज हमारे पास अल्फा के लिए एक एलिमेंट हमने यहाँ सेलेक्ट यूरेनियम। यूरेनियम का एटॉमिक नंबर 92, 230 उसका एटॉमिक। और यूरेनियम जब एमिट करेगा रेडिएशन, तो एक हमारे पास उसमें ही एटम जितना मास हम उसमें से बाहर पहले एमिट करा देंगे। अब एच ई भी हम लिख सकते हैं, अल्फा भी लिख सकते हैं। अल्फा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि याद रहे कि अल्फा की इक्वेशन हम यूज करें, प्लस अब जो अननोन एलिमेंट या आपके पास जो न्यू एलिमेंट वहां पर उसके साथ प्रोडक्ट में आपको मिल रहा है, तो उसमें आपने क्या करना है कि 2 माइनस करना है उसके एटॉमिक नंबर से 90, और 4 माइनस करना है एटॉमिक मास से 30, जो है वो उसमें एटॉमिक मास होगा। ठीक है। और सेकेंडली अगर सर हम, ये दोबारा बता सकते हैं? अच्छा अब इसमें देखो यहाँ पर ये जो सब्ट्रैक्शन वाला प्रोसेस, ये 92 एटॉमिक नंबर था, उसमें से 2 जो है वो अब एमिट हो चुका है। ठीक है। तो दो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो थे वो अब एमिट हो चुके हैं, 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो आपके पास एमिट हो गए यूरेनियम से। तो अब जो उसका नंबर है वो सिर्फ और इसी तरह से तो एटॉमिक मास में से टोटल 4, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो वहां पर आपके पास जो है वो 4 माइनस होने के बाद तो होगी 231। तो ये इस तरह से जो अल्फा था, अल्फा को हमने सेपरेट किया क्योंकि वो एमिट होगा वहां से, और जो रिमेनिंग एलिमेंट होगा उसमें एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास एज इट इज आ जाएगा। ठीक है। सर ये हर वक्त 2 और 4 ही बस माइनस होएगा? बेसिक इक्वेशन अभी ये है, फिर अगर कोई अभी रेयर केसेस जब आएंगे जो इक्वेशंस के अलग अलग एलिमेंट के, तो वो हम देख लेंगे, इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन जर्नल इक्वेशन सही। ऐसे। ठीक है। अब जैसे अगर हम बीटा की बनाए इक्वेशन, तो बीटा में भी हम सेम यूज करेंगे। इक्वेशन जो होगी वो भी यूरेनियम से हम स्टार्ट करते हैं। यूरेनियम हमने यहाँ 92 नंबर 2, अब जो एमिट हो रहा है वो आपके पास एमिट हो, और बीटा का मतलब है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, यानी -1। एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को नहीं इसमें कोई चेंज कर रहे हैं। अब जो एलिमेंट, ठीक है। अच्छा 92 तो वो पहले था उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब जब एक इलेक्ट्रॉन आप एमिट कर रहे हो वहां से, तो उसमें डेफिशिएंसी हो रही है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है। तो इसका मतलब है आपके पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो ग्रेटर हो जाएंगे। ठीक है। तो एक अगर इलेक्ट्रॉन आपके पास एक माइनस चार्ज हट रहा है, तो एक प्लस चार्ज आपके पास एक्स्ट्रा इंक्लूड होगा। तो वो 92 जो है वो इक्वल हो 3 के, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आपके पास कम हो रहा है तो आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में आ रहा है, और एटॉमिक मास में कोई चेंज नहीं होगा, इसमें से हमने कुछ भी माइनस नहीं किया। ठीक है। और सेकेंडली अगर हम देखें लास्ट गैमा रेडिएशंस को,
तो गैमा रेडिएशंस में आपके पास कुछ भी एमिट नहीं होता, उसमें एनर्जी के फॉर्म में रेडिएशंस होती हैं। तो वहां पर हम ये- और जब इसमें से रेडिएशंस होंगी तो वो गैमा एमिट करेगा, प्लस T2 और 2। तो इसमें से जो थर्मल एनर्जी होती है या आपके पास दूसरी रेडिएशन फॉर्म में एनर्जी होती है वो एमिट होती है। और बाकी जो है वो आपके पास मास, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक, उस पर कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? तो ये आपके पास पार्ट था अल्फा, बीटा और गैमा। और नेक्स्ट अभी आप उसमें जो है वो ज्वाइन कर लो, तो हम स्टार्ट कर लेंगे फिर हाफ लाइफ को इसके साथ।